नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका उत्तराखंड, और ये होगा उसका पार्ट 11। क्वेश्चन होंगे हिंदी के। तो पहला क्वेश्चन लिखा, हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? यह है सरहपा। इनको हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। तो सरहपा लगभग 84 सिद्धों में से एक थे। इनके अन्य नाम है सरोज वज्र और राहुल भद्र। ये आपने याद रखना है। रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था संस्कृत के 4 अध्याय के लिए। लिखा हुआ है, संस्कृत के 4 अध्याय हिंदी के विख्यात साहित्यकार रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित एक भारतीय संस्कृति का सर्वेक्षण है, जिसके लिए उन्हें सन 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1954 से दिए जा रहे हैं, आपने ये याद रखना है। रामधारी सिंह दिनकर की अगर बात करें तो जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 को और मृत्यु हुई थी 24 अप्रैल 1974 को। हिंदी के प्रमुख लेखक, कवि और निबंधकार हैं। वे आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। दिनकर स्वतंत्रता पूर्व एक विद्रोही कवि के रूप में जाने गए और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र कवि के नाम से जाने गए। वह छायावादोत्तर कवियों की पहली पीढ़ी के कवि थे। एक और उनकी कविताओं में ओज, विद्रोह, आक्रोश और क्रांति की पुकार है, तो दूसरी ओर कोमल श्रृंगारिक भावनाओं की अभिव्यक्ति भी है। इन्हीं दो प्रवृत्तियों का चरम उत्कर्ष हमें उनके कुरुक्षेत्र और उर्वशी नामक कृतियों में भी देखने मिलता है। याद रखना ये वाली, कुरुक्षेत्र और उर्वशी, और जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है साहित्य के 4 अध्याय के लिए। अशोक के फूल निबंध के रचयिता है, तो ये हैं आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी। लिखा हुआ है, अशोक वृक्ष और उसके फूलों के माध्यम से भारत के प्राचीन इतिहास, संस्कृति, जीवन दृष्टि, धर्म, संसाधनों और तथा विभिन्न जातियों के विषय में जानकारी दी गई है। उन्होंने इस निबंध में बताया कि आर्यों का आर्यतर जातियों से संघर्ष हुआ, जो जातियां गर्वीली थी, और उन्होंने आर्यों का प्रभुत्व नहीं माना। जैसे दैत्य, असुर, राक्षस, दानव, उनसे संघर्ष हुआ, और शांतिप्रिय जातियां जैसे यक्ष, गंधर्व वह आर्यों से मिल गई थी। उन्होंने बताया कि संस्कृत कवि कालिदास से पूर्व अशोक के वृक्ष एवं फूल तो थे, पर महिमा मंडित करने वाले कालिदास ही थे। सुंदरियों के नुपुरों के मृदु आघात से फूलता था। वह अपने कानों में फूल के आभूषण बनाकर पहनती थी, उनसे अपने केशों का श्रृंगार करती थी। ये कुछ लाइनें उसमें। भारतीय धर्म साधना में भी इसका महत्व देखने को मिलता है। आर्यतर जातियों के वरुण, कुबेर, इंद्र, कामदेव की पूजा अर्चना में इस पुष्प का प्रयोग किया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की अगर रचनाएं देखें तो सुर साहित्य, बाण भट्ट, कबीर, अशोक के फूल, हिंदी साहित्य की भूमिका। गिरजा कुमार माथुर की अगर बात करें, मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के दान, जन्म कैद, मुझे और अभी कहना है, सीला पंख चमकीले, जो बंद नहीं सका, मैं वक्त के हूँ सामने, भीतर नदी या भीतरी नदी की यात्रा, छाया मत छूना मन, सम्मान आदि। ठीक है ना। रामचंद्र शुक्ल अभिभावक, पंडित चंद्रबली शुक्ल कर्मभूमि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनका। वाराणसी कर्मक्षेत्र, साहित्यकार, लेखक, निबंधकार। ठीक है ना। कुबेरनाथ राय, प्रिया नीलकंठी, भारतीय ज्ञानपीठ मिला था 1969, ये थोड़ा दिमाग में रखना। रस आखेटक, भारतीय ज्ञानपीठ 1971 में। गंधमादन, भारतीय ज्ञानपीठ 1972। निषाद बांसुरी, भारतीय ज्ञानपीठ 1973। विषय योग आदि। ये दो पंचमाक्षर एक साथ आए तो स्वर रहित नहीं बनता, अनुस्वार के रहित नहीं बनता, ये थोड़ा दिमाग में रखना। अनुस्वार की अगर बात करें, स्वर के बाद आने वाले व्यंजन होते हैं और इनकी ध्वनि नाक से निकलती है। अनुनासिक की बात करें, उच्चारण मुंह और नाक दोनों से होता है। निर्नासिक की अगर बात करें, वर्णमाला के प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण और अनुस्वार को छोड़कर शेष सभी वर्ण निर्नासिक होते हैं। वर्तनी की अगर बात करें, का दूसरा नाम क्या होता है? वर्ण विन्यास होता है। सार्थक ध्वनियों का समूह बोल सकते हैं शब्द कहलाता है। अगर स्वर की बात करें तो 2 प्रकार के होते हैं, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। और मूल स्वर की अगर बात करें तो ये 3 प्रकार के होते हैं, हर्स्व, दीर्घ और प्लुप्त स्वर। हर्स्व स्वर की अगर बात करें तो जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, ठीक है ना। दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में लगभग हर्स्व स्वर से 2 गुना समय लगे, और प्लुप्त स्वर की अगर बात करें जिनमें 3 गुना समय लगे। क्लियर बात समझ में आई? तो इसमें आपका प्लुत चिन्ह देखने को मिलता है, ये आपने याद रखना है। क ख ग घ घ का उच्चारण से होता है, तो ये होता है आपके कंठ से, ठीक है ना। बाकी ट ठ ड ढ ये मूर्धा से होता है। आ ई ये स्वर तंत्र होते हैं। और दंत की बात करें, त थ द ध न। अच्छा, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए, जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव है। तो तद्भव अगर देखें, दर्शन का होता है ये वाला, ठीक है ना। तद्भव सब जानते हैं कि आपकी जो बोल सकते हैं, संस्कृत से तो उत्पन्न हुए हैं, पर धीरे धीरे क्या हुआ, इनमें चेंजेस होता गया और इन्हें सामान्य जनमानस की भाषा को पकड़ लिया। इन्हें क्या बोला जाता है? आपका तद्भव बोला जाता है। तत्सम होता है, संस्कृत था संस्कृति रह गया। विदेशी भाषा से आए हुए शब्दों को क्या कहा जाता है? इन्हें विदेशी बोला जाता है, आगत बोला जाता है, और आगत आप विदेशज भी बोला जाता है।
तो ये आपने याद रखना है। विदेशज बोलो या आगत बोलो, विदेशी भी बोल दिया जाता है। इसमें क्या आता है, संस्कृत के अलावा या बोल सकते हैं जैसे जो लोकल लैंग्वेजेस उनके अलावा जैसे अरबी, फारसी, तुर्की, उर्दू, अंग्रेजी, पुर्तगाली के शब्द आ जाते हैं। और देशज शब्दों में सामान्यतः हिंदी के शब्द आते हैं जैसे थैला, लोटा, टांग, पगड़ी आदि। और बोल सकते हैं विदेशज में जैसे अदालत, ऑफिसर, बुखार, हजम आदि। सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। ठग, ठग का होता है आपका वंचक या प्रतारक, ये आपने याद रखना है। तो लिखो ठग के अन्य पर्यायवाची है जालसाज और प्रवंचक, ये आपने याद रखना है। कंगन के होता है कड़ा, चूड़ा, वलय, कंकड़। काजल का होता है काजर, कज्जल, अंजन, सुरमा। किताब की अगर देखिए पोथी, ग्रंथ, पुस्तक, ठीक है ना। पर्यायवाची शब्दों की बात करें तो लिखा एक ही अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द जो बनावट में भले ही अलग हो या पर्यायवाची समानार्थी कहलाते हैं। जैसे आग के होते हैं अनल, पावक और दहन। और हवा क्या होता है समीर, अनिल और वायु। कुंभिपाक, कुंभिपाक पर्यायवाची नरक का। कुंभिपाक एक सजा होती है, ठीक है ना। और गरुड़ पुराण में इसका जिक्र मिलता है कि आपको जब मृत्यु के बाद अगर आपने क्या किए बुरे कर्म किए हैं तो आपको क्या किया जाएगा, तेल की कढ़ाई में तला जाएगा, इस तरीके से आपने सुना होगा। तो मृत्यु की कई सारी सजाएं देखने को मिलती है, उसमें से एक आती है कुंभिपाक। और यहाँ पे कुंभिपाक किससे संबंधित है, नरक से संबंधित है, ये आपने दिमाग में रखना है। नेक्स्ट आता है अनुलोम विलोम, ठीक है, कौन सा सही नहीं है। अतरंग बहिरंग, बहुत बढ़िया, ठीक है। उचित अनुचित, बिल्कुल सही। सुख कष्ट, सुख और कष्ट नहीं होता, सुख और दुख होता है। सुसाध्य दुसाध्य, ये तो सही है, तो ये वाला गलत हो जाएगा आपका। आप शब्द किस सर्वनाम का उचित विकल्प है। आप जो बनता है ये आप किसको बोला जाता है, सेकंड पर्सन है, तो ये होगा मध्यम पुरुष। अब आप जानते हैं जैसे उत्तम पुरुष जो बोलते हैं फर्स्ट पर्सन जो होता है उसमें मैं और क्या जाता है, उत्तम पुरुष में मैं और हम आ जाता है, तुम थोड़ी नहीं आता, हम। मध्यम पुरुष में आता है तू, तुम, आप, ठीक है ना। और अन्य पुरुष में वह, यह, इस तरीके से आ जाता है, थर्ड पर्सन के लिए आता है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सी भाववाचक संज्ञा सर्वनाम से बनी है। तो ये बनी एकता, एक से बनी हुई है, ठीक है। अगर संज्ञा की बात करें तो 5 प्रकार का होता है। प्रॉपर, कॉमन, अब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव, मटेरियल। हिंदी में बोला जाता है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, ठीक है ना। भाववाचक जिसमें गुण, भाव, स्वभाव, अवस्था का ज्ञान हो वो कौन सा बोला जाता है, भाववाचक। जातिवाचक होता है जब किसी विशेष जाति के बारे में होता है। क्लियर बात समझ में आ गई। भाववाचक बता दिया। व्यक्तिवाचक किसी पर्टिकुलर, जैसे जातिवाचक क्या है, नदी, नदी जातिवाचक है। व्यक्तिवाचक है जैसे गंगा, नदी में कौन सी हो गई, गंगा, क्या आपकी व्यक्तिवाचक है। भाववाचक हो गया जैसे हर्षोल्लास, ये भाव है। समूहवाचक हो गया जैसे नदियाँ, आर्मी, ये सारे आ जाते हैं। द्रव्यवाचक मतलब कुछ भी, लकड़ी, पेन, पेंसिल, ये सारा आ जाता है द्रव्यवाचक, मटेरियल नाउन जिसे बोलते हैं। सर्वनाम की अगर बात करें ये 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक, ठीक है ना। तो देखो एक एकता से बनता है, ये थोड़ा दिमाग में रखना। नेक्स्ट आता है दिए गए वाक्य में उचित परसर्ग का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न 4 संभावित, यहाँ पे उत्तर नहीं दे रखा है, यहाँ पे प्रश्न दे रखा है, मतलब एक प्रश्न 4 संभावित प्रश्नों को जन्म देता है। तो ये हो जाएगा आपका प्रत्येक प्रश्न में 4 संभावित प्रश्न दिए गए, में लग जाएगा आपका, ठीक है ना। अधिकरण कारक लगेगा, ठीक है ना। संप्रदान, अपादान, संबंध आप जानते हैं। 2 शब्दों के मिलने के कारण, तो 2 शब्द जब मिलते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं, और अलग होते हैं संधि विच्छेद कहा जाता है। तो ये आपने याद रखना है। तो 2 शब्दों के मिलने के कारण उनके वर्णों में परिवर्तन हो जाता है, उसे संधि कहा जाता है। 2 शब्दों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उपसर्ग की बात करें, जो शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व अथवा पहले लगता है, ये पहले लगकर उसका अर्थ बदल दे अथवा उसमें नई विशेषता उत्पन्न कर दे, उसे उपसर्ग कहते हैं। अथवा लघुतम सार्थक शब्द खंड जो अन्य शब्दों के आदि में जुड़कर उनका अर्थ बदलते हैं, उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। जैसे प्रतिक्षण, प्रतिरक्षण हो जाता है आपका, प्रतिक्षण हो जाता है, समगम, ये क्या हो जाता है आपका, संगम हो जाता है। उपसर्ग पहले लगते हैं, प्रत्यय बाद में लगता है, ठीक है ना। जैसे पढ़ाई पर ये क्या हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा आपका प्रत्यय। सुंदरता में ता प्रत्यय। समास की बात करें तो उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें 2 शब्द मिलाकर उनके बीच के संबंध सूचक आदि का लोप करके नया शब्द बन जाता है। समास से तात्पर्य होता है संक्षिप्तीकरण का। समास के माध्यम से कम शब्दों में अधिक अर्थ प्रकट किया जाता है। जैसे राजा का पुत्र, राजपुत्र। समास के 6 प्रकार होते हैं, तत्पुरुष समाज, बहुब्रीहि समाज, क्रमधारय, द्विगु समास, अव्ययी भाव और द्वंद्व समास। उच्छेद का संधि विच्छेद, उत्धन छेद, ठीक है ना, ये आपने याद रखना है। व्यंजन संधि है, ठीक है ना। स्वर संधि बता दिया था, स्वर वर्ण के मेल से विकार उत्पन्न होता है, विद्या प्लस आर्थी,
ठीक है ना, विद्यार्थी, महाधन, ईश, महेश। व्यंजन, एक व्यंजन दूसरे व्यंजन या स्वर के मेल से विकार उत्पन्न होता है, ठीक है ना। और विसर्ग, जहाँ पे विसर्ग लगता है आपका। अच्छा, सिर से पानी गुजरना, किसी कार्य की अधिकता होना, ये थोड़ा दिमाग में रखना आप लोग, ठीक है। आगे चलते हैं। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे कहते हैं रस, ठीक है ना। तो रस किसे कहते हैं, देखो रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। 9 भेद होते हैं, श्रृंगार रस, हास रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस, ठीक है ना। अलंकार की बात करें तो काव्य में भाषा को शब्दार्थ से सुसज्जित और सुंदर बनाने वाले चमत्कारपूर्ण मनोरंजक ढंग को अलंकार कहते हैं। 2 भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। छंद की अगर बात करें तो अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, गणना तथा यति, गति से संबद्ध विसिद्ध, अब बोल सकते हैं विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना छंद कहलाती है। समास भी बता दिया था मैंने आपको। श्रव्य काव्य के पठन अथवा श्रवण एवं दृश्य काव्य के दर्शन तथा श्रवण में जो अलौकिक आनंद प्राप्त होता है काव्य कहा जाता है। रस के जिस भाव से अनुभूति होती है वह रस स्थायी भाव कहलाता है। रस, छंद और अलंकार काव्य रचना के आवश्यक अव्यय। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। काव्य में जो आनंद आता है उसे रस कहा जाता है, मैंने बता दिया था आपको। चलयु निशाचर कटुक अपारा, चतुरंगिणी अनि बहुधारा, विविध भांति वाहन रथ जाना, विपुल बरन पताका ध्वज नाना। उपरोक्त पंक्ति किस छंद का उदाहरण है, ये चौपाई है। और चौपाई में आप जानते हैं 16-16 मात्राएं होती हैं आपकी, ठीक है ना, प्रत्येक चरण में। ये जो होता है आपका गुरु होता है और ये होता है आपका लघु, ठीक है ना, ये वाला आई, इस तरीके से। तो इसमें 1 काउंट करना होता है और गुरु में आप जानते हैं 2 काउंट करने होते हैं। रोला जो होता है, रोला में अगर देखा जाए तो इसमें 24 मात्राएं देखने को मिलती हैं। विषम चरण जो होता है पहला और तीसरा, उसमें 11-11 मात्राएं, और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं, ठीक है ना। रोला का उल्टा होता है दोहा। दोहा में क्या होता है कि पहला और तीसरे चरण में 13 और चौथे और दूसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। सौरठा में अगर बात करें तो सौरठा में आपको देखने को मिली विषम पदों में 11-11 और बोल सकते हैं 13-13 किस्में सम चरणों में देखने को मिलती है। ठोर ठोर विहार करती सुंदरी सुन्नारियाँ, तो ये पुनरुक्ति प्रकाश है। ठोर ठोर एक ही चीज़ के लिए आया है और एक ही क्या बोल सकते हैं अर्थ निकालता है, तब क्या हो जाएगा, ये पुनरुक्ति प्रकाश बोला जाता है। श्लेष अलंकार की अगर बात करते हैं तो श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, अर्थात एक शब्द के अनेक अर्थ चिपके होते हैं। जब काव्य में कोई शब्द एक बार आए और उसके एक से अधिक अर्थ प्रकट हो तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानस चून। यमक की अगर बात करें, जब काव्य में कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उनके अर्थ अलग अलग हो, उसे अलग क्या बोलते हैं आपका यमक अलंकार। इसका आया था कनक कनक ते सौगुनी वाला, मादकता अधिकाय, या खाए बोराए वा पाए बोराए, 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है। उपमा अलंकार की बात करें, जब काव्य में किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी अत्यंत प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से की जाती है उसे उपमा बोला जाता है। पीपर पात सरिसमन डोला। निम्नलिखित घटकों में सरकारी पत्र में कौन सा घटक नहीं होता, अभिवादन नहीं होता, संबोधन होता है, स्थान का नाम होता है, दिनांक होता है, ये सारी चीज़ें उसमें देखने को मिलेंगी आपको सरकारी पत्रों में। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।